यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सूरज आज बहुत खुश था। आखिर पूरे 20 साल बाद उसकी मुलाकात उसके कॉलेज के दोस्तों से हो रही थी। वो साल 2004 का था जब सूरज अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इंदौर ग्रेजुएशन करने गया था। वहाँ के एक अच्छे कॉलेज में उसे बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश दिलाकर उसके माता पिता वापस लौट आए थे। एक सामान्य से पक्के मकान में किराए पर एक छोटा सा कमरा दिला था उसे। कॉलेज आने जाने के लिए एक साइकिल भी दिला दी थी। उस समय सूरज के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय के हिसाब से उसके लिए इतना भी बहुत था। कॉलेज में वहाँ के कुछ स्थानीय लड़कों से सूरज की अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो पढ़ने लिखने में भी तेज थे और हमेशा सूरज का पूरा साथ देते थे। उनके साथ पढ़ाई लिखाई और मौज मस्ती में एक साल कैसे बीत गया ये सूरज को समझ में भी नहीं आ पाया था। पर सूरज की परीक्षा पास आते आते उसके पिताजी का स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब हो गया था। वो अपने व्यवसाय पर ध्यान नहीं दे पाते थे। मजबूरन परीक्षा के बाद सूरज को लौटकर अपने शहर ही आना पड़ा, जहां उसने एक स्थानीय कॉलेज में बीएससी दूसरे वर्ष में प्रवेश ले लिया और अपने पिताजी का व्यवसाय भी वो संभालने लगा। अपने इंदौर वाले मित्रों से फोन पर उसका संपर्क बना रहा, पर जीवन की व्यस्तताओं ने उसे फिर कभी उसे मिलने का मौका ही नहीं दिया। अब पूरे 20 साल बाद सूरज अपने मित्रों से मिलने इंदौर आया था। उसके सबसे पक्के दोस्त सुरेश ने पुराने छात्रों के पुनर्मिलन समारोह का आयोजन उन्हीं के कॉलेज में कर रखा था। कॉलेज की पार्टी के बाद अगले दिन उसके सभी खास मित्र मोहन, सचिन और विशाल सुरेश के ही घर इकट्ठा हुए थे। चाय नाश्ते के बाद सब बातचीत कर रहे थे। बातों बातों में सूरज के उस समय के पड़ोसियों का भी जिक्र आ गया, जो बहुत अंधविश्वासी थे और डरपोक भी। जिस मकान में सूरज इंदौर में रहता था वहाँ अधिकतर गांव के कम शिक्षित लोग रहते थे। वो मकान किराए पर देने के लिए ही बनाया गया था। सूरज के सभी मित्र उसे हमेशा किसी दूसरी जगह रहने की सलाह देते थे, पर वो सूरज के बजट में नहीं था। उसके अड़ोस पड़ोस में कुछ अच्छे सभ्य परिवार भी थे जिनके मकान बहुत अच्छे थे, पर उन सबका सूरज के मकान मालिक से कुछ विवाद था। महीने में 2-3 बार सूरज जिस मकान में रहता था उसके आसपास कभी नींबू मिर्ची तो कभी कुछ टोने और टोटके की सामग्री पड़ी हुई मिलती थी। सिर्फ सूरज को छोड़कर उस मकान के सभी लोग हमेशा भूत प्रेत और किसी अनिष्ट के डर से चिंतित रहते थे। सूरज का मकान मालिक इसके लिए हमेशा उसके मोहल्ले वालों को कोसता था। कई बार उनमें विवाद भी हो जाता था, पर सूरज इन सब बातों को नहीं मानता था। वो अपने पड़ोसियों को समझाने का बहुत प्रयास करता, पर सब व्यर्थ जाता था। सुरेश और बाकी दोस्तों ने सूरज के पड़ोसियों का मजाक उड़ाना चालू कर दिया। इस पर आपत्ति करते हुए सूरज ने कहा, यार वो लोग जैसे भी थे दिल के बहुत अच्छे थे। जितना मैं तुम लोगों को याद करता था उतना उन्हें भी याद करता था। उनसे कभी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। पता नहीं वो लोग कहाँ हैं अब। आज यहाँ आने से पहले मैं वहाँ उनसे मिलने भी गया था, पर अब वहाँ उनमें से कोई नहीं रहता। इस पर सुरेश ने सूरज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे यार तो इतना सेंटी क्यों हो रहा है? हमने कब कहा कि वो बुरे लोग थे? पर वो थे बहुत पुराने ख्यालात के अंधविश्वासी लोग थे यार। हमेशा किसी न किसी टोने टोटके के डर से डरे रहते थे। ये सब बातें तू ही हमको खुद बताता था। तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे वहाँ रहते ऐसी कोई घटना हुई थी जिसे तुम भूत प्रेतों से जोड़ सको? एक गहरी सांस लेकर गंभीर मुद्रा में सूरज ने कहा, हाँ यार, एक बड़ी विचित्र घटना हुई थी जिसके बारे में मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, तुम लोगों को भी नहीं।
सूरज की यह बात सुनकर सब दंग रह गए। सचिन ने आश्चर्य से सूरज की तरफ देखते हुए कहा, अबे ऐसी कौन सी बात हो गई जिसे तूने हम लोगों से भी छुपाई, वो भी इतने सालों तक? शांत भाव से सचिन को देखते हुए सूरज ने कहा, वो बात ही कुछ ऐसी थी यार, मैं बहुत डर गया था और थोड़ा परेशान भी था कि ये बात किसी को बताऊं या नहीं। मुझे लगा कॉलेज में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। वैसे भी उसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सूरज के इस जवाब पर विशाल ने बड़ी बेसब्री से कहा, भाई मेरे क्या हुआ था वो तो बता। उसी गंभीर मुद्रा में सूरज ने बताना चालू किया। वो दीपावली के बाद की बात थी। उस दिन भी कॉलेज से लौटकर होमवर्क निपटाकर, खाना बनाकर और खाकर रात को पढ़ने के बाद करीब 11:30 बजे मैं सो गया। बड़ी अच्छी नींद आ गई, पर थोड़ी देर बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे छाती पर कोई बड़ा भारी सा वजन रखा है, जैसे रेत से भरी हुई बड़ी बोरी। मुझे दम घुटने का एहसास हुआ। मैं घबराकर उठ बैठा। मेरी सांस बड़ी तेज चल रही थी। लाइट जलाकर देखा तो 1:30 बज रहे थे। मुझे पहली बार कुछ अजीब सा लग रहा था। उस कमरे में माहौल में अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। बड़ी घुटन सी लग रही थी, पर मैंने सोचा शायद आज थकान ज़्यादा हो गई है, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैं फिर से सो गया। जैसे ही मेरी नींद लगी, फिर वही एहसास हुआ जैसे मेरे ऊपर कोई बहुत भारी वजन रखा हो और मेरा दम घुटने लगा। मैं फिर हड़बड़ाकर उठ गया। जल्दी से मैंने लाइट जलाई। इस बार मुझे कुछ डर भी लगा और मेरी धड़कन भी बढ़ गई। इससे पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं सोच में पड़ गया। कोई बुरा सपना भी नहीं आया था उस रात। अचानक मेरे मन में मेरे पड़ोसियों की टोने टोटके और भूत प्रेतों वाली बातें कौंध गई। पर फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी तबीयत खराब हो रही है और ये मेरे मन का वहम है। पर मेरा दिल और दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और सर्दी जुकाम या बुखार जैसा भी मुझे कुछ नहीं था। इतना कहकर सूरज रुक गया और उसने थोड़ा सा पानी पिया। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसी गंभीर अंदाज में सूरज ने बताना चालू किया। इस बार मैंने लाइट नहीं बुझाई। मैं समझना चाह रहा था कि आखिर ये सब क्या है, लेकिन मेरी नींद लगते ही फिर मेरे साथ वैसा ही हुआ। इस बार मैं बहुत घबरा गया था। अब मुझे विश्वास होने लगा था कि ये मेरे मन का भ्रम नहीं है। पर मेरे कमरे में कोई डरावना चेहरा या भूत प्रेत जैसी आकृति दिखाई नहीं दी। मेरा मन कर रहा था कि कमरे से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों से मदद मांगूं, पर मेरा दिमाग इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। एक तो वो लोग वैसे भी अंधविश्वासी है, पता नहीं क्या समझेंगे। मुझे लग रहा था कि कहीं वो मेरा मजाक ना उड़ाए, क्योंकि मैं अक्सर उनको समझाता रहता था कि यह सब उनके मन का वहम है। घड़ी देखी तो 2:15 बज रहा था। सोचा खिड़की खोल लूं, पर दिल के अंदर से आवाज आ रही थी कि खिड़की मत खोलना। फिर सोचा कि दरवाजा खोलकर छत पर घुमाऊं, पर फिर जैसे दिल के अंदर से कोई बड़ी सशक्त आवाज मुझे बाहर जाने और दरवाजा खोलने से मना कर रही थी। तुम लोग उसे दिल की आवाज या अंतरात्मा की आवाज या छठी इंद्रिय जो भी कुछ समझो, पर मेरे अंदर से कोई चीज मुझे कह रही थी कि आज यहाँ कोई बहुत बड़ा खतरा है और मुझे किसी भी हालत में सोना नहीं चाहिए। मैं बहुत डर गया। मेरे साथ इससे पहले बहुत ही कम ऐसा हुआ था कि मेरे अंदर से किसी चीज ने मुझे किसी खतरे का संकेत दिया हो, पर जब भी ऐसा हुआ वो बात सही साबित हुई। थोड़ी देर तक तो मैं जागता रहा, पर फिर कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। फिर वही छाती पर कोई बहुत भारी सा वजन और दम घुटने का एहसास हुआ। आंखें खोलने पर दिखाई कुछ नहीं दिया, पर मेरा दम घुट रहा था। इस बार मैंने जैसे अपने ऊपर से उस चीज को धक्का देकर गिरा दिया जो मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। मेरी चीख निकल गई। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, अबे कौन है यहाँ? हिम्मत है तो सामने आओ।
पर मेरी बात का मुझे कोई जवाब नहीं मिला। इतना कहकर सूरज ऐसे चुप हो गया जैसे वो सब घटनाएं उसकी आंखों के सामने जीवित हो उठी हो। सबके चेहरे पर गंभीरता थी। मोहन को तो पसीना आ गया था। बाप रे, उसके मुंह से शब्द निकल पड़ा। और तुमने ये बात हमसे भी छुपा रखी? आगे बताओ सूरज, उसके बाद क्या हुआ? सहमति में सिर हिलाते हुए सूरज ने कहा, मेरी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कमरे से बाहर जा नहीं सकता था। कमरे के अंदर कोई अदृश्य शक्ति मुझे सोने नहीं दे रही थी। खिड़की या दरवाजा खोल नहीं सकता था। मन करता था कि पानी पी लूं या थोड़ी सी चाय बनाकर पी लूं, पर फिर मेरे अंदर से कोई चीज मुझे ऐसा करने को मना कर रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि चाय पानी पीने के बाद पेशाब लगने की स्थिति बन सकती है और अभी कमरे से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? कमरे के अंदर भी तो खतरा है। मैंने अपने अंदर से आ रही उस आवाज से पूछा। दिल से बस यही आवाज आई, जागते रहो, बस सोना मत। मन मारकर मैंने टेबल से फिजिक्स की पुस्तक निकाली और बिस्तर पर बैठकर पढ़ने लगा। पर रत्ती भर भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। फिर पता नहीं चला कब नींद लग गई और फिर वही अदृश्य चीज आकर मेरी छाती पर बैठ गई और मेरा दम घुटने लगा। फिर मैंने उसे धक्का देकर अपने से अलग किया और मैं जोर जोर से चिल्ला पड़ा, तेरी तो हिम्मत है तो सामने आना आ। मैं पलंग के पास खड़ा हुआ, एक लकड़ी का डंडा उठाया और उसे पूरे कमरे में बेतहाशा घुमाने लगा कि शायद वो अदृश्य शक्ति से टकरा जाए। पर कुछ नहीं हुआ। मैंने गुस्से में अपना पूरा सामान और बिस्तर भी चेक किया, पर कहीं कुछ नहीं था। सूरज की ये बातें सुनकर सुरेश और सचिन को हंसी आ गई थी, जबकि मोहन अभी भी गंभीर था। तब सूरज ने भी थोड़ा हंसते हुए कहा, तो और क्या करता मैं? मेरी आंखों से नींद पूरी तरह भाग चुकी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। 4 बज गए थे उस वक्त। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। पहली बार मेरी नजर अपने कमरे में लगे भगवान विष्णु के पोस्टर पर पड़ी। मैं रोज उसी की आरती करता था। मुझे गुस्सा आ गया कि जिनकी मैं रोज पूजा करता हूँ वो भी मेरी सहायता नहीं कर रहे। आखिर भगवान की तस्वीर होते हुए कोई भूत प्रेत जैसी चीज यहाँ कैसे आ सकती है? पर फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि किसी गंभीर खतरे के वक्त तुम जो ये अपने दिल से आवाज सुन रहे होते हो, वही भगवान की तुम्हारे लिए सहायता है। पर अब मुझे खिजियाहट होने लगी थी। यदि रात भर जागता रहा तो सुबह खाना बनाकर कॉलेज कैसे जा पाऊंगा? सोचा अपने कमरे के ठीक बगल वाले पड़ोसी राम सिंह भाई को उठा लूं। अपने पड़ोसियों से मेरी सबसे अच्छी उन्हीं से बनती थी। मेरे और उनके कमरे के बीच एक दरवाजा था जिसे हम दोनों अपनी अपनी तरफ से लॉक रखते थे और पर्दे भी डाल रखे थे। पर मेरा मन ये बात नहीं मान रहा था। तुम लोगों को याद होगा कि उस वक्त मैं सेना में जाना चाहता था। मैंने ये बात अपने सभी पड़ोसियों को भी बता रखी थी। मुझे लगा कि कहीं वो मेरा मजाक ना उड़ाने लगे कि ऐसा डरपोक लड़का सेना में कैसे जाएगा। पर मेरे अंदर से वही आवाज कह रही थी, मुझे उन्हें जगा के उनसे पूरी बात बता देनी चाहिए। मैंने हमारे बीच के उस दरवाजे को खटखटा के उनको कई बार आवाज दी, पर उस तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। मैं निराश होकर पलंग पर बैठ गया। तब मेरे मन में पहली बार ये ख्याल आया कि आज रात कोई भी शायद पेशाब करने के लिए नहीं उठा है। जब से मैं वहां रह रहा था ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रात को टॉयलेट के दरवाजे और हैंडपंप की आवाजें 2-3 बार ना आए। उस घर का टॉयलेट, बाथरूम और हैंडपंप ठीक मेरे कमरे के सामने ही आंगन में ही था। तब मुझे लगा कि शायद ये जो भी अदृश्य शक्ति मुझे परेशान कर रही है, जरूर ये मेरे पड़ोसियों को भी सता रही होगी। इसलिए आज कोई भी डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा। मैं बुरी तरह से बेचैन था कि अब क्या करूं। अचानक मुझे याद आया कि भूत प्रेत हनुमान जी से डरते हैं। मुझे हनुमान चालीसा पूरी याद थी। तब मैं पलंग पर बैठकर
मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। थोड़ी देर बाद घड़ी देखी तो 4:45 बज गए थे। मुझे तेज नींद आने लगी और मैं फिर सो गया। फिर वही छाती पर वजन और दम घुटने का एहसास हुआ। मैं उस अदृश्य शक्ति को ढकेलते हुए फिर घबरा कर उठ बैठा। फिर मैंने गालियां बकते हुए वही डंडा पूरे कमरे में घुमाना चालू कर दिया, पर सब व्यर्थ। मैं थककर पलंग पर बैठ गया। अब मुझे जोरों से प्यास लगी थी और सिर में भी दर्द होने लगा था। मैंने सोचा कि डिस्प्रिन खाकर पानी पी लूं, पर फिर मेरे अंदर की आवाज ने मुझे ऐसा करने से रोका। मैंने खिंचाकर मन ही मन उससे पूछा कि और क्या करो। फिर मेरे दिल से आवाज आई कि थोड़ी देर और जाग लो, सुबह 5:40 पर इस शक्ति का असर समाप्त हो जाएगा, तब सो जाना। मैंने घड़ी देखी तो 5:15 बज चुके थे। फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उतना समय काटा। ठीक 5:40 पर कमरे का वो भारीपन अचानक गायब हो गया। कमरा अचानक जैसे ताजी हवा से भर गया हो, ऐसा लगा। वो घुटन भरा माहौल खत्म हो गया था। मैंने पानी में डिस्प्रिन घोलकर पी और सो गया। फिर बड़ी अच्छी नींद आई। ऐसा कहकर सूरज ने जैसे उस रात को याद करते हुए चैन की सांस ली। मोहन ने आश्चर्य से सूरज की तरफ देखते हुए कहा, यार मुझे तो तेरी बात सुनकर ही कपकपी छूट गई। पता नहीं कैसे तूने वो रात काटी। तुम्हारी जगह यदि मैं होता तो बचाओ बचाओ चिल्लाकर शोर मचाने लगता। खैर फिर सुबह क्या हुआ? हल्का सा मुस्कुराते हुए सूरज ने कहना चालू किया। और क्या होना था? सुबह 9:30 बजे नींद खुली। मैं कमरे से बाहर निकलकर आंगन में बैठ गया। देखा कि वहाँ मेरे सभी पड़ोसी भी बैठे हुए उबासियां ले रहे थे। मेरे सभी पड़ोसी मेरे उठने से पहले सुबह 7 बजे तक अपने अपने काम पर निकल जाते थे। उनको इस हालत में देखकर मुझे रात वाला अपना अंदाजा सही लगा कि उस अदृश्य शक्ति ने शायद इन्हें भी सताया है। पर मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। मेरे बगल वाले राम सिंह भाई मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। फिर उनकी पत्नी मंजू जी बोल पड़ी, रात बहुत बुरी कटी सूरज। तुम मानो या ना मानो, पर रात को कोई चीज थी जिसने हमें सोने नहीं दिया। जरूर किसी ने टोना टोटका किया होगा। मैंने गुस्से में कहा, रात को उस चीज ने मुझे भी सोने नहीं दिया। मैं ही जानता हूँ कि कैसे रात काटी। मैंने आप लोगों को आवाज दी थी और दरवाजा खटखटाया था, पर आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? उत्तर में राम सिंह भाई साहब बोले, तुम रात में गंदी गंदी गालियां बक रहे थे और कुछ उठा पटक करने की भी आवाजें तुम्हारे कमरे से आ रही थी। हमने सोचा कि वो भूत तुम्हारे अंदर घुस गया है। हम बहुत डर गए थे, इसलिए दरवाजा नहीं खोला। मुझे उनकी इस मूर्खता पर बड़ा गुस्सा आया। मैंने तुनक कर कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं अपना सामान चेक कर रहा था। डर मुझे भी बहुत लग रहा था। आप तो 2 लोग थे, पर मैं तो अकेला था। यदि आप दरवाजा खोल लेते तो कम से कम हम साथ मिलकर तो डर लेते। मेरी इस बात पर सब हंस पड़े। मुझे भी हंसी आ गई। फिर मेरे बाकी पड़ोसियों ने भी रात उनके साथ भी ऐसा ही होने की पुष्टि की। राम भैया की दूसरी तरफ वाले विनोद भाई ने बताया कि वो सुबह 8 बजे उठ गए थे और उन्होंने घर के मुख्य दरवाजे के पास कुछ तंत्र मंत्र का सामान, फूल मारा और किसी जानवर की हड्डियां देखी थी, जिन्हें उन्होंने सफाई करने वाली बाई से उठवाकर उसकी गाड़ी में डलवा दिया था। समझ में नहीं आता उस रात तो क्या चीज रही होगी, पर तुझे ये बात हम लोगों को बतानी जरूर थी। तुझे क्यों ऐसा लगा कि हम तेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे? इस पर सूरज ने समझाते हुए कहा, भाई उस समय तक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो चुकी थी। मैं पहले से ही परेशान था। इस घटना से मैं बहुत डर गया था। मैं नहीं चाहता था कि यह बात कॉलेज में किसी को भी पता चले। तुम लोग भले ही मेरा मजाक ना उड़ाते, पर बाकियों का क्या? इसलिए मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया, अपने घर में भी नहीं बताया। वहाँ सब पहले ही परेशान थे। तब विशाल ने मुस्कुराते हुए सुरेश से कहा, छोड़ना यार इस बात को, अब तो बता दिया ना। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है
उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।